नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक शुभकामना आपको, जो झारखंड से आपको हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, आपको क्लीन चिट दिया है। थोड़ा उस पर बता दीजिए सर कि मामला क्या था और किस तरह से ये संज्ञान में आया था, पूरा उसे रचा कैसे गया था? देखिए, पूरा एक षड्यंत्र था ये, क्योंकि मैं उसमें कहीं पार्टी था ही नहीं। एक ज़बरदस्ती एक तथाकथित अपने आप को पत्रकार भी कहते थे, तमाम तरह के अपने लिए वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट तमाम तरह की बातें करते थे। तो उन्होंने एक मनगढ़ंत एक आरोप लगा दिया था। यद्यपि उन्होंने हाई कोर्ट में पहले उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस डाला था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसमें पहले ही उसने कहा भाई इनका क्या मतलब है इससे, जब इनका कोई मतलब ही नहीं है तो आपने किस तरह से इन पर आरोप लगा दिए। तो फिर उन्होंने एफिडेविट दिया हाई कोर्ट को कि मैं सारे अपने आरोप वापस ले रहा हूँ। अब यहाँ से जब उन्होंने मुंह की खाली तो झारखंड कोर्ट में पहुँच गए कि जो एक वहाँ पर किसी सज्जन ने इनके खिलाफ एक मुकदमा डाला था, तो इन्होंने उसमें हमको भी क्लब कर दिया। तो कोर्ट ने जब देखा, कोर्ट ने उसकी मेरिट्स देखी, तो कोर्ट ने कहा भी तो इनका ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको उस केस में से मुझे उसमें से भी बाहर कर दिया कि इनका ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से कोर्ट का बहुत अच्छा ये जजमेंट रहा और जो एक कोर्ट से अपेक्षा की जाती है उस तरह का निर्णय हुआ है। और एक जो लोग जो इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, एक जगह से कोर्ट में जब मुँह की खाई तो दूसरे कोर्ट में चले गए, तो उनको भी सबक मिला है कि भाई इस तरह से आप किसी पर भी मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं। मेरे लिए चिंता ये थी कि मेरे 40 साल के राजनीतिक कैरियर में हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा था। आज उस प्रश्न को समाप्त करने का काम कोर्ट ने किया। मैं कोर्ट का धन्यवाद भी करता हूँ। आप लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए आए, तैयारी भी तेलंगाना के लिए बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है। केसीआर ने आप लोगों को कहा है कि आए हैं तो कुछ सीख लीजिए। कई दिनों से आप लोग यहाँ प्रवास में हैं, क्या क्या सीखे? देखिए, पार्टी ने तमाम जो हमारे सीनियर लीडर हैं और कुछ मिनिस्टर हैं, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हैदराबाद में हुई, उससे 4 दिन पहले कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा और कहा कि आप पार्टी वर्कर से मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ विचार विमर्श करिए। और ये तमाम यहाँ पर 4-5 दिन उन लोगों ने यहाँ पर अपना समय लगाया और जनता से भी मिले और जो वर्कर हैं पार्टी के उनसे भी मिले। अब केसीआर क्या कहते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, यहाँ के सीएम हैं, उनको कहने का अधिकार हर किसी को अधिकार है। लेकिन हाँ, इस बार हम ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में इस बार बड़ा भारी चेंज होगा। चुनौती भी आपके लिए बहुत भारी है। जिस स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, सब कुछ तो दे दिया। हैदराबाद में हाईटेक सिटी बना दिया। आप जितना चलने की बात करते हैं उससे आगे वो खड़ा होकर के दिखाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। आप पा कितना रहे हो तो आप अपने नजरिए उन्होंने तमाम जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी नाम बदला है, जो कि मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, आप शहरों का नाम बदलते हैं, उन्होंने योजनाओं का नाम बदला नहीं। देखिए, शहरों का नाम बदलने की जहाँ तक बात है, वो उसमें तो एक प्राचीनता है। हैदराबाद को भाग्यनगर एक ऐतिहासिक उसके कारण है कि आक्रांताओं ने हमारे जो देश के जो ऐसे हमारे केंद्र थे, जो हमारे आराध्य केंद्र थे, जहाँ हमारे मानबिंदु जो भारत के स्थापित करते थे, उनको भ्रष्ट करने का प्रयास किया। उनके नाम बदले गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, तो उनको एक तरह से उन नामों को पुनर्जीवित किया गया। एक अलग विषय है, मैं कहना चाहूँगा। लेकिन योजनाओं का नाम बदल करके आप अपने नाम पर कर दें, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। भारत सरकार उसके लिए 100% फंडिंग भारत सरकार कर रही है। तो लोकतंत्र में ठीक है कि हमारा संघीय लोकतंत्र है, संघीय ढांचा है, वहाँ पर हम कर सकते हैं, रोक नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार ये कहता है और परंपरा ये कहती है कि इस तरह से चेंज नहीं किया जाता है। जहाँ तक नाम बदलने और तोड़फोड़ की बात है, आप पर राजनीतिक आरोप भी लगते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार का नाम बदल करके आपने तोड़फोड़ करके मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया।
महाराष्ट्र में भी आप तोड़फोड़ किए, पार्टी का नाम बदल दिए, मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया, नाम बदलने तोड़फोड़ करने का आरोप तो आप पे लगता है? नहीं, देखिए, अपने कुनबों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप हम इनसे पूछना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं तोड़ा। देखिए, तो शिवसेना से और उन्हीं के एक मेजर पार्ट वो अलग चला गया, शिंदे गुट जिसको बोला गया, वो अलग चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपना मुखिया भी नहीं बनाया। कोई ये कहता है कि चलो हम अपना मुखिया बनाने के लिए ऐसा कुछ करते, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। और उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो ठाकरे हैं वो अपनी पार्टी को संभाल के नहीं चल पाए, और बाला साहब जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर उन्होंने शिवसेना को खड़ा किया उससे पूरी तरह भटक गए। वो अपीजमेंट में लग गए। जैसे कांग्रेस है, एनसीपी है, अन्य जो दल हैं, वो उसी अपीजमेंट पॉलिसी को उन्होंने अख्तियार कर लिया, बाला साहब का हिंदुत्व छोड़ दिया, और इसलिए उनका एक वैचारिक मतभेद हुआ, और वैचारिक मतभेद के कारण वो अलग हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से दोबारा चुनाव होने से बचाया है महाराष्ट्र को। राजनीति में बीजेपी राज्य के अनुसार नीति बना लेती है, समझौता कर लेती है। अगर हम कश्मीर में न जाएं, जो कश्मीर में आप सरकार चलाए, अगर उसे हम बिल्कुल अलग कर दें, सीधा उत्तराखंड चले जाते हैं, प्रयोगशाला बन गई मुख्यमंत्रियों की, जिस तरीके से चेन पे चेन बदला। ठीक है, आप दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन बदलाव की जो राजनीति चली, अब आप पे आरोप है हरीश रावत के साथ आपके फोटो दिखते हैं। नहीं, देखिए, हमारे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, हम देखते बड़े बड़े मीडिया हाउस वहाँ पर आते हैं, और वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर दोनों सीएम, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे बीजेपी को, हमने हंसते मुस्कुराते बात करते देखते हैं। देश में कहीं राज्यों में से रह ही नहीं गया है। देखिए, ये तो फिर बीजेपी की नीतियों का विरोध हो गया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप करते हैं और कांग्रेस को मुख्यमंत्री मुस्कुराने का मौका देता है, तो ये तो आपकी नीति जो दिल्ली से चलती है वो उत्तराखंड में बदल जाती है। नहीं नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये है कि जो कांग्रेस की विचारधारा से मुक्ति है, उस विचारधारा से हम देश को मुक्त करना चाहते हैं, जिसने इस देश को कमज़ोर करने का काम किया, खोखला करने का काम किया, इस देश की जो पहचान है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया। उससे हमारा आशय है। हमारा आशय व्यक्ति से नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी किसी से नहीं है। हमारी नाराज़गी अगर किसी से है तो देश के लिए है, कि हमारे लिए देश सबसे पहले है, हमारे लिए पार्टी भी सेकेंडरी है, और अपना स्थान तो बहुत पीछे आता है। और इसलिए आपसी जो भाईचारा, लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि हम लोग, भाई आचार्य कृपलानी, श्वेता कृपलानी का क्या था, तो तमाम चीज़ें राजनीति में ऐसी हुई हैं। सर, ये राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि 2018 में आप 3 स्टेट गंवाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और वो हाथ से निकला। 2019 में झारखंड आपके हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। तो अब आपकी नीति, भाषा और उसके चयन में ये बदलाव आ गया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस नीति मुक्त भारत कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमेशा विरोध नीतियों का ही है। पहले भी वही विरोध था, परिवार वाली पार्टी, आज भी वही विरोध, युवराज वाली पार्टी, परिवार का विरोध है। परिवारवाद के हम खिलाफ हैं। परिवारवाद तो एक तरह से राजतंत्र का ही एक कहें कि बी कॉपी हो गया है, और इसलिए हम उससे मुक्त भारत की बात करते हैं, परिवारवाद से मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस से मुक्त भारत की बात करते हैं, और उस ओर काम चल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि आप सब मध्य प्रदेश आपके हाथ से निकल गया, राजस्थान आपके हाथ से निकल गया, तो आप ये भी तो देखिए कि नॉर्थ ईस्ट आज हमारे हाथों में आया है। उत्तराखंड दोबारा हम जीत कर आए हैं, गुजरात हम जीत कर आए हैं। आज हम हिमाचल में भी आज तक का इतिहास बदलेगा। जैसे उत्तराखंड में इतिहास बदला कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार हिमाचल में भी वो हालत बनने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में नया इतिहास गढ़ने वाली है। लेकिन सर, चलिए हम उत्तराखंड सीधा लौट के आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड को वहां खड़ा कर देना है जो और राज्यों से आगे होगा। निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, आपने बहुत मेहनत भी की है। लेकिन अगर एकदम से राजनीति के केंद्र बिंदु में आते हैं तो पहला मुख्यमंत्री कोई नीति बनाता है, दूसरा उससे सहमत नहीं होता है। ये बीजेपी की नीतियों के साथ तय होकर के नहीं होता है, या तय कर दिया जाता है तब किया जाता है? मैं सीधा देवस्थान बोर्ड की बात अगर कर लूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया और जनता को हम समझा नहीं पाए। आज जनता यद्यपि महसूस कर रही है कि देवस्थानम बोर्ड की आवश्यकता है। इस समय जैसे यात्रा चली
तो उस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आई, सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आई, मीडिया के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, जो आज वहाँ पर एक बहस का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं हम समझा पाने में ये कह सकते कि नाकामयाब रहे। जनता को, निश्चित रूप से जनता को, और वहाँ का जो हमारा पुरोहित समाज है उसको हम समझा नहीं पाए कि भाई इसमें आपके हितों के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं है। आपका जो अधिकार है वो आपका बना हुआ है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो बद्री केदार मंदिर समिति वो पहले भी एक एक्ट से गवर्न होती है, 1939 का एक्ट है, उससे गवर्न होती थी। उसमें हमने 2 स्थान और जोड़े, यमुनोत्री जोड़ा, गंगोत्री जोड़ा, क्योंकि ये 4 धाम के रूप में इसको जाना जाता है। तो एक जब ये चारों धाम एकीकृत हो जाएंगे और इस पर एक सेक्रेटरी लेवल का एक सीनियर IAS ऑफिसर उसका एग्जीक्यूटिव CEO होगा, तो उससे उसकी अच्छी उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, वहाँ के लिए अच्छी व्यवस्थाएं भी होंगी, और जो फंडिंग है वो भी अच्छी होगी। और मुख्यमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। और मुख्यमंत्री ये भी व्यवस्था की गई, क्योंकि आंध्रा में जो तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है उसके भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में सवाल उठा कि साहब हिंदू तीर्थ है और वहाँ पर ईसाई कैसे उसका अध्यक्ष हो सकता है, इस तरह के सवाल उठे हैं। इसलिए हमने कहा कि ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड में हमने उसका भी ख्याल रखा कि उसका जो भी चेयरमैन मुख्यमंत्री होगा और हिंदू ही होगा, ये भी हमने उसमें व्यवस्था करी। लेकिन हम समझा पाने में नाकामयाब रहे, ये मैं स्वीकार करूँगा। चलिए, अगर हम थोड़ा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लें जी, तो उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को आप नहीं समझा पाए, देश को आप अग्निवीर के नाम पे नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, देखिए, अग्निवीर तो वो लोग सड़क पर हैं जो वास्तव में उस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। एक पॉलिटिकल उसको विरोध उसका हो रहा है। नूपुर शर्मा के नाम पे नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, देखिए, नूपुर शर्मा को पूरे देश ने समझा है, और नूपुर शर्मा पर जो प्रतिक्रिया देश की आ रही है वो भी सब देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने जो कहा उसने उसकी पूरा, अगर हम देखें उसकी जिन सज्जन के साथ वो बहस हो रही थी, नूपुर शर्मा ने उनको कई बार कहा कि भाई हम भी ऐसा कह सकते हैं, हम भी ऐसा कह सकते हैं, जिस तरह से आप ये बातें कह रहे हैं। जब उनकी समझ में नहीं आया तो नूपुर शर्मा ने एक ये कहना चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम ग्रंथ हैं उनमें जो चीज़ें उस बात को उसने कहा है। लेकिन नूपुर शर्मा जी ने जो कहा है उसको देश ने अच्छी तरह समझा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नूपुर शर्मा के मसले पर नहीं समझा पा रहे हैं। उसको सब लोग, आम आदमी उसको समझता है। बीजेपी की नीति क्या थी इस पर? नहीं, देखिए, बीजेपी की नीति क्या होती है, देखो, किसी के बारे में भी जो हमारे आराध्य हैं और किसी भी धर्म के आराध्य हैं, हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। इसलिए ये बात सच है कि किसी की भावनाएं अगर आहत होती हैं तो उस बात को नहीं बोलना चाहिए। सर, अंतिम सवाल है, दिल्ली और आपके प्रदेश में जी सचमुच बीजेपी में सब कुछ एक जैसा चल रहा है या गतिरोध अभी भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी एकदम एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ काम कर रही है। सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अभी सरकार को दोबारा सत्ता में आए कुछ ही दिन हुए हैं अभी, और मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर काम ये सरकार करेगी। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं। एक सवाल छोटा से इससे और है, 10 साल वाला टारगेट जो है, जरा उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। मोदी ने जो 10 साल के लिए रखा है कि उत्तराखंड को 10 साल में पहुंचा देंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगला जो डिकेड होगा ये उत्तराखंड का होगा। तो प्रधानमंत्री जी की एक सोच, जो आज उत्तराखंड में जो सोच दिखाई दे रही है, ये आज से 19-20 साल पहले 2001 में, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो पार्टी के संगठन महामंत्री थे और उत्तराखंड राज्य के प्रभारी थे। उस समय जो आज जो ऑल वेदर रोड बना है, जो रेल की सर्विस बनी वहाँ पर सुचारू हुई है, जो एयर कनेक्टिविटी वहाँ पर इस तरह से बेहतर बनी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो उस समय हमारे संगठन महामंत्री थे, तब उन्होंने 2001 में कॉन्सेप्ट वहाँ की कार्यसमिति में रखा था। और सौभाग्य से वो कार्यसमिति हमारी बद्रीनाथ जी में ही हुई थी और वहीं पर उन्होंने ये विषय रखा था। तो प्रधानमंत्री जी का एक सोच है, कॉन्सेप्ट है, उस पर वो उन्होंने अभी घोषणा की है, उस पर आगे काम होगा।
और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई भी विषय अगर बोलते हैं तो बोल के भूलते नहीं हैं, वो उनकी डायरी में नोटेड होता है। तो बोलते हैं, हवाई जहाज़ में बैठते हैं या हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो वहीं डायरी निकाल के उसको जो सरकारी तंत्र है वो जो काम करेगा ही, लेकिन अपनी पर्सनल डायरी में भी उस चीज़ को नोट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है कि अगला दशक ये उत्तराखंड का होगा, तो उनकी सोच निश्चित रूप से इन 10 सालों में देखने को मिलेगी। तो ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो भूलते नहीं। उम्मीद की जा सकती है कि जनता के लिए जो नौकरी के वादे हुए हैं, काला धन का जो वादा हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा हुआ है, कांग्रेस के नीतियों के मुक्त का भारत जो हुआ है, और उत्तराखंड को 10 साल में पूरे देश में सबसे ऊपर बैठाने का वादा हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की डायरी में है, वो भूलेंगे नहीं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस चीज़ को लेकर के उत्तराखंड और देश को बताते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ईटीवी भारत आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।